मैं डिस्कस करूंगा। तो ये अब हमारी स्क्रीन पे एक्सेल की विंडो है और हम बेसिक इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें पढ़ेंगे, क्विकली मेरे साथ रहिएगा। इसमें हम जो बात करेंगे, सबसे पहले जब कभी भी आपके सामने एक्सेल खुलेगा, ये मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास ऑफिस 2007 इंस्टॉल्ड है। आप ऑफिस 2010 इंस्टॉल कीजिएगा, मैं भी कर सकता हूँ। देयर इज मतलब कोई बिग डिफरेंस नहीं है। वहां पे कोई ऑफिस 2007, 10 या 13 जो भी वर्जन आते हैं, इसमें कोई ऐसे डिफरेंस नहीं होता, लेकिन इफेक्टिवली हमें उसी पे अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए जो हमारे कोर्स का पार्ट है, जहां से हमारा एग्जामिनेबल चीजें आएंगी। जब एक्सेल आपके सामने खुले तो परेशान नहीं होना, मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताता जाऊंगा, फिर हम आगे कुछ बात करेंगे। जैसे सबसे टॉप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वी। इस टाइम पे मैंने अपनी फाइल का नाम रखा हुआ है। तो जो ट्रिपल वी मैंने अपनी फाइल का नाम रखा हुआ है, ये फाइल अगर आप ये नाम सेव ना हो, आप अगर कोई फ्रेश फाइल ओपन करें तो यहाँ पे आपको लिखा नजर आएगा बुक, और बुक के साथ लिखा नजर आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लेकिन जब आपको फाइल सेव कर देते हैं तो सेव्ड फाइल का नाम आपके पास बिल्कुल टॉप पे आ रहा होता है, इसका नाम दिया जाता है टाइटल बार। तो कीप रिमेंबर, अगर आप ये फर्स्ट टाइम एक्सेल अपने सामने देख रहे हैं तो इट इज एडवाइजेबल कि आप ये चीजें अपने पास कॉपी करते रहे। द टॉप बार इन एक्सेल इज नोन एज टाइटल बार। टाइटल बार के बाद आप ये देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू। ये आपके सारे कहलाते हैं टैब्स और मेन्यूज। इनको नाम दिया जाता है टैब्स और मेन्यूज का। और हर टैब में इसके अपने डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, और ये सारे ऑप्शंस हम रेलिवेंट टैब्स में जा जाके सीखेंगे, जहां जहां जब जब किसी की जरूरत पड़ेगी हम इसको सीख रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहले हो गई टाइटल बार। टाइटल बार के बाद ये हो गई आपकी टैब्स या मेन्यूज। उसके बाद अगर आप देखते हैं ये बॉक्सेस दिए हैं, मैं किसी भी बॉक्स में क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे फर्क देखिएगा। जहाँ पे मेरा कर्सर है और मैं कर्सर यहाँ पे रखा तो लिखा नजर आ रहा है नेम बॉक्स। तो जैसे मैं किसी सेल में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे चेंज आ रहा है। जैसे अभी R10 C10 है, तो R10 मतलब रो नंबर 10 है और कॉलम नंबर 10 है, यानी कि जहां पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, जहां पे मैंने क्लिक किया हुआ है, उस बॉक्स का नाम जो है वो शो होता है नेम बॉक्स में। तो आप देख सकते हैं इस टाइम पे रो नंबर 7 है और कॉलम नंबर 11 में मेरा क्लिक है, तो दैट्स कॉल्ड नेम बॉक्स। इसके बराबर में अगर बात करें तो ये लिखा हुआ है FX, तो FX के सामने लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार ये कि किसी भी सेल में अगर कोई फॉर्मूला एक्सेल में यूज हुआ होगा तो वो फॉर्मूला बार में रिफ्लेक्ट होगा। इसके बाद अगर हम मजीद बात करें कि एक्सेल में बुक होती है, बुक में अगर आपको यहाँ पे नजर आए तो यहाँ पे मल्टीपल शीट्स आती हैं। तो जब भी आप देखेंगे एक्सेल में बुक में शीट्स आपके पास होती हैं, लाइक शीट 1, 2 एंड 3। और इसके अलावा कुछ और शीट्स भी है मेरे पास, इंट्रोडक्शन के नाम से, बॉर्डर्स के नाम से, यूटिलिटी बिल्स के नाम से। तो कीप रिमेंबर, अपने सामने ये माइंड में रखिएगा कि एक्सेल में बुक होती है, बुक में शीट्स अवेलेबल होती हैं, और हर शीट में कुछ कॉलम्स होते हैं, कुछ रोज होती हैं। तो अगर हम कॉलम की बात करें तो ये जो आपके 1, 2, 3 टॉप पे हेडिंग नजर आ रही है, ये जो आपको टॉप पे हेडिंग नजर आ रही है, अब मैं हेडिंग को चेंज कर दिया, जो आपको टॉप पे हेडिंग नजर आ रही है ABC, जो अल्फाबेट्स में हेडिंग है, ये कॉलम की हेडिंग है। तो हम रिपीट करते हैं, सबसे पहले MS एक्सेल जहां लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वो टाइटल बार, टाइटल बार के बाद मेन्यूज, मेन्यूज के बाद ये नेम बॉक्स, नेम बॉक्स के साथ फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार के बाद ABCD अल्फाबेट्स नजर आए, ये कॉलम हेडिंग है, इसे कॉलम हेडर भी कहा जाता है। ये जो साथ में लेफ्ट हैंड पे आपकी चल रही है 1, 2, 3 की नंबरिंग चल रही है, इस नंबरिंग को नाम दिया जाता है रो हेडर का। क्या नाम दिया जाता है जी? रो हेडर्स का। यानी कि रो की हेडिंग जहां पे है दैट्स कॉल्ड रो हेडर्स। और जितने भी ये बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस को नाम दिया जाता है सेल्स का। और ये जितनी भी लाइंस आपको नजर आ रही हैं एक्सेल में, इनको नाम दिया जाता है ग्रिड लाइंस का। तो ये सारे पॉइंट अपने पास लिखते जाइएगा प्लीज। इट इज एडवाइजेबल टू राइट ऑल दी पॉइंट्स, बिकॉज ये छोटी 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 चीजें मिलके आपके MCQs बनते हैं, और एक्सेल में इसी तरह की छोटी सी बातें भी पूछता है एग्जामिनर। तो कॉलम हेडिंग हो गई अल्फाबेट्स में, रो हेडिंग हो गई नंबर्स में। ये जितने भी बॉक्सेस एक्सेल की शीट में नजर आते हैं इनको नाम दिया जाता है सेल्स का। और ये सेल्स में जो लाइंस नजर आ रही हैं, इन लाइंस का नाम दिया जाता है ग्रिड लाइंस का। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये ग्रिड लाइंस कभी भी प्रिंट में नहीं आती, ये ग्रिड लाइंस कभी भी प्रिंट में नहीं आती। जैसे लिखा हुआ है ना हमारे सामने, अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखने जाऊंगा ना, मैंने ये ऑफिस बटन पे क्लिक किया और यहाँ से प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया, नाउ यू कैन सी आपकी जो फाइल है, जो बिल्कुल पेज नजर आ रहा है कि कैसे प्रिंट होगा, इसमें कोई लाइंस नहीं होंगी। ये आपको जो लिखा नजर आ रहा है, ये आपको कैसे लिखा नजर आ रहा है कि इसमें ये जो भी प्रिंट होगा इसमें कोई भी लाइंस नहीं होंगी। तो जब कभी आपने किसी एरिया को प्रिंट में लाना हो तो आप उसे बॉर्डर देंगे, आप उसे सिलेक्ट करके बॉर्डर देंगे। सो जो बॉर्डर लाइंस आपकी होंगी वो प्रिंट में आएंगी।
अच्छा, आगे हमने एक और बात यहाँ पे देखें, कॉलम की हेडिंग हमने कहा कि अभी अल्फाबेट्स में आ रही है, ए से लेकर ABCD, ये सारी कॉलम की हेडिंग चल रही है। तो कॉलम की हेडिंग को हम नंबर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? अगर आप मेरे साथ स्टेप्स को फॉलो करें और यहाँ से आप ऑफिस बटन पे क्लिक करें, अगर आपके पास ऑफिस 2010 या 13 इंस्टॉल्ड होगा तो यहाँ पे ऑफिस बटन की जगह यहाँ पे फाइल लिखा होगा। फाइल या ऑफिस बटन में क्लिक करें और यहाँ से आ जाए एक्सेल ऑप्शंस में, और एक्सेल ऑप्शंस में आके यहाँ पे फॉर्मूलाज की हेडिंग में आएंगे और फॉर्मूलाज में आके R1C1 रेफरेंस स्टाइल को टिक मार्क करने के बाद जैसे आप ओके करेंगे तो कॉलम पे अब देखें, अब अल्फाबेट्स नहीं चल रहे बल्कि आपकी कॉलम की हेडिंग आपके नंबर्स में शो हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कॉलम की हेडिंग्स को अल्फाबेट्स की बजाय नंबर में भी शो कर सकते हैं। कैसे? वो हम गए थे ऑफिस बटन या फाइल लिखा होगा इस जगह पे, यहाँ से आएंगे एक्सेल ऑप्शंस में और यहाँ से फॉर्मूलाज में आके अभी हमने R1C1 को एक्टिव किया हुआ है। अगर हम इसको सिलेक्ट करके इनएक्टिव कर देंगे तो आपकी जो कॉलम की हेडिंग स्टैंडर्ड जो अल्फाबेट्स में होती है उसमें आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। रिपीट करेंगे मेरे साथ। ऑफिस बटन में गए या फाइल लिखा होगा, एक्सेल ऑप्शंस में आएंगे, यहाँ पे फॉर्मूलाज की हेडिंग में R1C1 रेफरेंस स्टाइल को मार्क करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आपके सामने ये नंबर्स में शो हो जाएगी कॉलम की हेडिंग। और अगर इसको वापसी लाना होगा अल्फाबेट्स में तो सेम स्टेप्स अप्लाई करते हुए रेफरेंस स्टाइल को खत्म करेंगे तो वापसी ये अल्फाबेट्स में शो हो जाएगी। तो देखिए बच्चा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमारे सामने लिखे हुए इंट्रोडक्शन में कि ऑफिस या फाइल बटन में आप जाएंगे तो वहां पे आपको फाइल रिलेटेड ऑप्शंस नजर आएंगे, ये सारी की सारी बात हो रही है। इसके अलावा वहां पे आपको रिसेंट फाइल्स नजर आएंगी, ये देखिए आप साइड में रिसेंट डॉक्यूमेंट जो जो आपने एक्सेल में ओपन किया हुआ है यहाँ पे नजर आएगा। और इसके अलावा आपको एक्सेल ऑप्शंस नजर आएंगे, लाइक हमने जस्ट ये ओपन किया था अपने पास एक्सेल ऑप्शन, तो ये पूरे एक्सेल के डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास सामने नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद ये क्विक एक्सेस टूलबार क्या चीज होती है? ऑफिस बटन में तो हमने जिक्र कर लिया ये चीजें हैं। ये क्विक एक्सेस टूलबार क्या है? ऑफिस बटन या फाइल के साथ यहाँ पे देखें एक ऑप्शन नजर आ रहा है, अगर आप इधर राइट क्लिक करेंगे तो इसका ये नाम आपको देना शुरू करेगा। इस बार को नाम दिया जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसका काम क्या है कि आपने कुछ ऑप्शंस आपको जल्दी जल्दी चाहिए होते हैं, सामने सामने चाहिए होते हैं। तो यहाँ से आप देखें सेव का ऑप्शन आ रहा है, ये अनडू का ऑप्शन आ रहा है, ये रीडू का ऑप्शन आ रहा है। तो कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आप फौरन से अपने पास यूज करना चाह रहे होते हैं, तो आप यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार से ला सकते हैं। इसके बाद टाइटल बार का हमने बात कर ली, ये जो जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है दैट्स कॉल्ड टाइटल बार। टैब्स की बात की तो ये जितने भी आपके पास ऑप्शंस मेन्यूज आ रहे होते हैं, इन मेन्यूज को टाइटल बार भी इनको एक्चुअली टैब्स भी कहा जा रहा होता है। इसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करें आगे रोज एंड कॉलम्स की, तो रोज एंड कॉलम में भी हमने कहा कि कॉलम की हेडिंग होती है अल्फाबेट्स में, रोज की हेडिंग होती है नंबर्स में। और अगर कॉलम की बात कर लें तो टोटल कॉलम जो आपके एक शीट में होते हैं वो ए से लेकर XFD तक होते हैं। कीप रिमेंबर, एक टोटल शीट में जो आपके कॉलम्स होते हैं वो ए से लेकर XFD तक होते हैं। और अगर नंबर्स में कन्वर्ट करके देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास 16,384 आ रहे होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास 16,384 एक शीट में आ रहे होंगे। अच्छा, ये कैसे कंफर्म कर सकते हैं? नीचे एक शॉर्टकट दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस ये एरो कीज अगर हम यूज करेंगे, ये हम शीट के एंड्स पे मूव करने के लिए करेंगे। और शीट के एंड्स पे मूव करके हम देखेंगे क्या वाकई हमारे पास इतने कॉलम्स हैं। जैसे फिलहाल मैंने यहाँ पे कॉलम जी के सेल में क्लिक किया हुआ है, अगर मैं कंट्रोल के साथ राइट एंड लेफ्ट एरो की यूज करूंगा तो मैं शीट के एंड्स पे मूव कर जाऊंगा। तो जरा देखते हैं, कंट्रोल राइट एरो की प्रेस की तो लास्ट कॉलम का नाम हमें नजर आ रहा है, दैट इज XFD। अगर मुझे कॉलम ए पे वापसी आना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करूंगा तो मैं कॉलम ए पे पहुंच गया। तो यहां से हमें एक चीज कंफर्म हो गई कि टोटल कॉलम जो आपके पास होते हैं वो ए से XFD तक होते हैं। और हमने कंट्रोल के साथ राइट और लेफ्ट एरो की से इसको देख लिया कि वाकई इतने ही कॉलम्स हैं। अच्छा, अगली चीज, आपके पास कॉलम की टोटल अमाउंट इन 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 वैल्यू टर्म्स भी दी हुई कि कितने टोटल कॉलम्स होंगे, 16,384। अभी हमने देखा था XFD तक थे, अब 16,384 तक कैसे जाएं? अब जरा फाइल में आए, एक्सेल ऑप्शंस में आए, यहाँ से फॉर्मूलाज में जाके R1C1 रेफरेंस स्टाइल को मार्क करें। तो जब तक आपकी कॉलम की हेडिंग नंबर्स में नहीं आएगी जब तक हम इसकी टोटल अमाउंट को कंफर्म नहीं कर सकते। अब जैसी कॉलम की हेडिंग नंबर्स में आ गई, अब कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस किया, आखिरी कॉलम पे मूव कर गए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16,384 आपके टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की से मैं वापस आ गया और कॉलम नंबर 1 पे आ गया।
तो दिस इज हाउ वी कैन कंफर्म द टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ वर्कशीट। तो यहां से वापसी इसको मैं हेडिंग ले आया इसमें अल्फाबेट्स में। एनीवेज, अगर हम बात करें सेम कि रोज जो होती हैं, रोज की हेडिंग जो होती है वो नंबर्स में होती है। यहाँ से लेफ्ट हैंड पे दिया हुआ है नंबर चल रहे हैं, रोज की हेडिंग है। और टोटल रोज एक शीट में होती हैं 10,48,576, 10,48,576 आर टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ सिंगल शीट। तो भाई ये कैसे कंफर्म करें, तो जरा कंट्रोल के साथ अप एंड डाउन एरो की हम यूज करेंगे जिससे हम शीट के एंड्स में मूव करें। लेकिन अब हम बिल्कुल टॉप एंड और बॉटम एंड पे मूव करने के लिए, अभी हम टॉप एंड पे हैं, हम शुरू में हैं, हमने बिल्कुल शीट के आखिर में जाना, तो कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करूंगा। कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करके मैं बिल्कुल लास्ट रो पे मूव कर गया। नाउ यू कैन सी दैट लास्ट रो इज 10,48,576। कंट्रोल अप एरो की से मैं आपकी फर्स्ट रो पे मूव कर सकता हूँ। सो ये जो छोटी छोटी चीजें ये एक्सेल में एमसीक्यूज के तौर पे आपसे पूछ रहा होता है, तो वी कैन नॉट इग्नोर अ सिंगल थिंग। ये सारी की सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। और अगर आप देखें कि कॉलम की डायरेक्शन कैसे है, जैसे ये ब्लू आपको सिलेक्शन नजर आ रही है, जो ब्लू एरिया आपको नजर आ रहा है ये कॉलम की डायरेक्शन है, और जो आपको ग्रे एरिया नजर आ रहा है ये आपकी रो की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कॉलम को सिलेक्ट करना हो, एक सिंगल कॉलम को सिलेक्ट करना हो, तो शॉर्टकट दिया हुआ है कंट्रोल स्पेस। लाइक मेरा इस टाइम पे क्लिक जो है वो कॉलम आई में है, इस पूरे कॉलम आई को अगर मैं सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल के साथ स्पेस की यूज करूंगा तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर माउस से सिलेक्शन करना होगी तो माउस के साथ मैं पहले कॉलम के हेडर पे जाऊंगा जहां पे आई लिखा हुआ है, फिर क्लिक करूंगा तो पूरा कॉलम सिलेक्ट होगा। कीप रिमेंबर, अगर आप इस तरीके से सेल सिलेक्ट करेंगे, इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ सेल्स की सिलेक्शन है, इट्स नॉट द सिलेक्शन ऑफ अ होल कॉलम। ये सेल्स की सिलेक्शन है। इफ यू वांट टू सिलेक्ट अ कंप्लीट कॉलम यू हैव टू क्लिक ऑन द कॉलम हेडर। और यहाँ पे ये जो हाइड अनहाइड है ये थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, हम बाद में जिक्र करेंगे इसका। अगर आप ये कॉलम की डायरेक्शन को देखो, जो जिस तरीके से हम ये सेलेक्ट करें, ये कॉलम की डायरेक्शन है, तो कॉलम की डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन होती है। अगर ये पोजीशन हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में हम सिलेक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब सारे के सारे कॉलम्स आर इन वर्टिकल डायरेक्शन। और अगला पॉइंट लिखा है कि कॉलम की एक स्टैंडर्ड विड्थ होती है दैट इज 8.43। तो किसी भी कॉलम के ऊपर मैं राइट क्लिक करके, किसी भी कॉलम के ऊपर मैं राइट क्लिक करके कॉलम विड्थ के ऑप्शन में जाके चेक कर सकता हूं कि हर कॉलम की स्टैंडर्ड विड्थ आपके सामने आ गई दैट इज 8.43। और इस तरीके से अब ये बात करते हैं रोज की, तो हम जो इस तरीके से इस डायरेक्शन में सिलेक्शन करेंगे तो हम रोज की सिलेक्शन करेंगे। और अगला लिखा हुआ है कि अगर आपने एक सिंगल रो सेलेक्ट करनी हो, या तो उस रो के हेडर पे क्लिक कर दो तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी, या किसी भी सेल में, लाइक मुझे रो नंबर 30 इस टाइम पे सिलेक्ट करनी है, रो 30 के किसी सेल में मैंने क्लिक कर लिया और शिफ्ट स्पेस प्रेस करूंगा तो वो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। माउस से सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि माउस से आप रो हेडर पे क्लिक करें, और कीबोर्ड से सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि आप शिफ्ट के साथ स्पेस की प्रेस करेंगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी आपकी। जिस तरीके से हमने कॉलम को हाइड और अनहाइड का छोड़ दिया ऑप्शन, तो यहाँ पे रो को हाइड और अनहाइड करने के लिए छोड़ दें। अगली बात करते हैं कि जो हम ये इस डायरेक्शन में सिलेक्शन करें रो की, तो रो की डायरेक्शन होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जब कभी भी आप ऐसे सिलेक्शन करेंगे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी रो की सिलेक्शन, और कॉलम इस तरीके से होते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। अच्छा, अगली बात ये कि जैसे कॉलम की विड्थ देखने के लिए राइट क्लिक करके कॉलम की विड्थ में गए थे, इसी तरीके से एक रो की हाइट चेक करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, किसी भी रो हेडर पे राइट क्लिक करें, किसी भी रो हेडर पे राइट क्लिक करके आप रो की हाइट पे देख सकते हैं। रो की हाइट आपके पास आ रही है 1515। तो कीप रिमेंबर ये जो 8.43 है या ये जो आपके पास 15 है, ये हमेशा जो हाइट और विड्थ ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एक्सेल शीट, ये इसका कोई मेजरमेंट यूनिट नहीं है, इसका कोई मेजरमेंट यूनिट नहीं है। वी कैन नॉट से कि ये आपकी अल्लाह वाला करेगी ये सेंटीमीटर में है या मीटर में है या इंचेस में है, इसका कोई यूनिट नहीं है। इसकी जो मेजरमेंट की जाती है वो पिक्सेल्स में की जाती है। तो कॉलम की विड्थ कितनी है 8.43 पिक्सल। रो की हाइट कितनी है जी, रो की हाइट यहां से यहां तक, रो एक ऊंचाई है इसकी, रो की हाइट कितनी जी 15 पिक्सल। और पिक्सेल्स का नाम दिया जाता है पिक्चर एलिमेंट का, पिक्सेल्स स्टैंड फॉर पिक्चर एलिमेंट। और इसके बाद जिस तरीके से हम जिस भी सेल में क्लिक करते हैं तो ये एक्टिव सेल होता है। तो जैसे यहाँ पे हमने एक्टिव सेल की, जैसे ये कोई भी सेल पे क्लिक किया हुआ और जो इस तरह से बोल्ड नजर आ रहा होता है इसका बॉर्डर, तो उसको नाम दिया जाता है एक्टिव सेल का। और अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं एक शीट में, तो भाई सिंपल सी बात है, आप टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स
इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लो। अगर हम टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो टोटल सेल्स हमारे पास जितने भी एक शीट में वो नजर आ जाएंगे। अब जरा देखें ये सेल्स कैसे हमने निकाले हुए हैं। ये आप देखें जरा ऊपर फॉर्मूला बार में ये फॉर्मूला लगाया हुआ है। 16,384 टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है इनटू 10,48,576 टोटल रोज है एक शीट में। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास टोटल एक सेल में एक शीट में जितने भी सेल्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन अ शीट आपके सामने आ गए। जी यहां तक होपफुली आप सबको क्लियर होगा। अच्छा तो अपनी डिस्कशन कुछ आगे बढ़ाते हैं। अगर एक्सेल में हमें नंबर्स लिखने हो तो दैट्स वेरी इजी। आप 1 लिखें और इंटर करके 2 लिखें। अब इन दोनों को मुझे पहले सेलेक्ट करना है। इन दोनों को पहले मुझे सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए 1 पे क्लिक करके 2 पे ले आऊंगा तो दोनों सेलेक्ट हो गए। और फिर ये कॉर्नर पे एक आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का डॉट का साइन आ रहा है। जैसे यहां से क्लिक पास लेकर जाऊंगा माउस तो एक ब्लैक कलर का प्लस का साइन शो हो गया। क्लिक करें और ड्रैग कर दें तो ये पूरे के पूरे नंबर्स आपके पास सीक्वेंस चलना शुरू हो गया। रिपीट करते हैं। हमने 1 लिखा और इंटर करके 2 लिखा। पहले इन दोनों नंबर्स को सिलेक्ट करूंगा, फिर कॉर्नर से जब ये ब्लैक कलर का प्लस का साइन आ जाएगा क्लिक करके ड्रैग करके इसको मूव करूंगा तो ये नंबर चलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगली चीज सर अगर हम लाजमी है कि हमेशा के 1 से स्टार्ट करें, कैन वी स्टार्ट फ्रॉम 5? यस यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 5 और हमने 5 और 6 लिखा, दोनों को सिलेक्ट किया ड्रैग किया तो नंबर चलना शुरू हो गया। अच्छा सर कैन वी राइट ऑड नंबर्स इन सीक्वेंस? यस तो ऑड नंबर्स 1 3 5 7 आप इस तरीके से लिखेंगे तो वो चलना शुरू हो जाएगी लिस्ट। सर कैन वी राइट इवन नंबर्स लिस्ट? यस आप 2 लिखें और यहाँ पे 4 लिखें और इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करें कॉर्नर से तो ये आपके इवन नंबर चलना शुरू हो गए। सर कैन वी राइट 10 20 30 वाली लिस्ट? यस यू कैन राइट। आपने लिखा 10 20 इन दोनों को सिलेक्ट किया और कॉर्नर से ड्रैग कर दिया, ये पूरी लिस्ट आपके सामने आ गई। सो देखिए आप जरा इधर से अंदाजा लगा लें कि एक्सेल हमारे काम को किस तरीके से आसान बनाता है। सर अगर मंथ के नेम लिखने हो ओके, आपने लिखा जनवरी और ड्रैग कर दिया। अब आपने एक बात नोट की, जब मैं नंबर्स लिख रहा था तो नंबर्स के लिए मैं कम से कम 2 डिजिट लिख रहा था, दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग कर रहा था। लेकिन याद रखना मंथ के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। आप कोई एक मंथ लिख के ड्रैग कर सकते हैं और वहीं से आपके मंथ की सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हमने लिखा था जैन तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ मार्च से। मैंने सिंगल नेम लिखा और उसको ड्रैग कर दिया तो पूरी लिस्ट चलना शुरू हो गई। सेम मैंने लिखा अगर फ्राइडे तो फ्राइडे लिखा तो इसको ड्रैग किया तो ये पूरे मंथ डेज के नेम शुरू हो गए। अगर आप चाहें तो आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मंडे लिखा, इसको मैंने ड्रैग डाउन कर दिया। अगर मैं इसको कंप्लीट भी लिखूंगा तो पूरी लिस्ट चलेगी। अगर मैं इसको स्मॉल लेटर्स में लिखूंगा तो स्मॉल लेटर्स में आएंगे। अगर मैं इसको कैपिटल लेटर्स में लिखूंगा तो ये कैपिटल में आएंगे। तो भाई ये जिस तरीके से जैसा हमारा काम जैसी हमारी मर्जी एक्सेल हमें वैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये बहुत आसानी है एक्सेल की कि आप जिस तरीके से काम करना चाहते हैं, जैसे डाटा मेंटेन करना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे एक्सेल आपको हेल्प करेगा। तो अभी तक हमने नंबर्स लिखना सीखा, अभी तक हमने नाम लिखना सीखा। तो जरा आप आगे मंथ के नेम सीखे, डेज के नेम सीखे और नंबरिंग की लिस्ट लिखना सीखी। अब फर्ज करें अगला मैं नाम लिख रहा हूं, ऐसे कुछ हमने लिस्ट लिखी और इस लिस्ट में हमने लिख दिया, ये कुछ हमने नाम लिख दिए और इसमें हमने आगे बात की कि अगर हम इस तरीके से मल्टीपल नाम लिख देंगे अगर, और ये नाम लिख के हम सोचें कि यार ये नाम तो सीक्वेंस वाइज आ जाए, ये नाम आपके क्या आ जाए सीक्वेंस वाइज आ जाए, तो ये सीक्वेंस पे कैसे आ सकते हैं? तो जरा उसकी बात करते हैं यहाँ पे। देखें आपने ये नाम लिख के और सिलेक्ट कर लिया। अब आप चाह रहे हैं कि यार ये नाम आपकी सीक्वेंस में है तो इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है सॉर्ट का। आपके पास एक ऑप्शन होता है सॉर्ट का। अब ये ऑप्शन जो मैं अपने पास लिखने लगा हूं ये आप भी अपने पास लिखते जाइएगा प्लीज। अब हम यहाँ पे कुछ बात करने जा रहे हैं, कुछ चीजें सीखने जा रहे हैं। ऑप्शन छोटे छोटे से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इसमें हम पहला ऑप्शन जो बात करने लगे हैं दैट इज सॉर्ट। तो सॉर्ट की डेफिनेशन क्या है, सॉर्ट की हेडिंग में लिखिएगा, सॉर्ट मीन्स टू अरेंज डाटा। सॉर्ट का मतलब क्या होता है? टू अरेंज डाटा। sorting means to arrange data. Two types of sorts, two types of sort. नंबर वन है जी सॉर्ट असेंडिंग और नंबर 2 है सॉर्ट डिसेंडिंग।
सॉर्ट असेंडिंग का मतलब क्या हुआ, सॉर्ट डिसेंडिंग का मतलब क्या हुआ? सॉर्ट असेंडिंग मींस जब आप A to Z सॉर्ट करेंगे या 1 to 100 सॉर्ट करेंगे, इसे नाम दिया जाता है सॉर्ट असेंडिंग का, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ तरतीब देना, दैट्स कॉल्ड सॉर्ट असेंडिंग। सॉर्ट डिसेंडिंग क्या है? जब आप अपने डाटा को अरेंज करेंगे Z to A की तरफ या 100 to 1 की तरफ, तो जब आप अपने डाटा को इस तरीके से सॉर्ट करेंगे, दैट्स कॉल्ड सॉर्ट डिसेंडिंग। तो यहाँ पे हमने ये चीजें डिस्कस कर ली रिगार्डिंग सॉर्टिंग। अब जरा अप्लाई करके देखते हैं। जैसे हमने कुछ नाम लिखा, कुछ डाटा लिखा। अभी डाटा में हमने सिंपल नाम तो टाइप कर दिए थे, इसमें हमने टाइप करते वक्त ये नहीं सोचा कि ये तरतीब से है या नहीं है, और एनीवेज हमने ये टाइप कर दिए। अब हम यहाँ पे इसको करेंगे तरतीब। वो तरतीब हम कैसे कर सकते हैं भाई? वो तरतीब हमने सबसे पहले एक ऑप्शन लिया, हमने कहा यार ये सारे नाम सेलेक्ट करो, और ये होम टैब में बिल्कुल राइट साइड पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है सॉर्ट एंड फिल्टर। ये राइट साइड, बिल्कुल राइट साइड पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है सॉर्ट एंड फिल्टर का। कीप रिमेंबर, जिसको भी सॉर्ट करना होता है सबसे पहले उसको कर लो सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट में आ जाओ, और यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा है A to Z और Z to A। तो मैंने सॉर्ट A to Z पे जरा अपना कर्सर रोका, तो ये कुछ एक मैसेज बार आपके सामने आ गया। पढ़ो इसमें क्या लिखा है कि सॉर्ट असेंडिंग विल सॉर्ट द सिलेक्शन सो दैट द लोएस्ट वैल्यू आर एट द टॉप ऑफ द कॉलम। सो यहाँ पे सॉर्ट असेंडिंग पे क्लिक किया, यू कैन सी कि जो ए अल्फाबेट्स के नाम थे, फिर बी, फिर सी, डी जो नहीं है वो स्किप करके पूरा डेटा आपका तरतीब से आपके सामने आ गया। ये हमने कौन सा सॉर्ट किया? सॉर्ट असेंडिंग। अब मुझे वापसी लिखा हुआ वैसे ही चाहिए। तो देखें, जब कभी भी कंप्यूटर में हम कोई काम कर लें और वापसी उसको लाना हो तो हम करते हैं कंट्रोल जेड, अनडू, यानी कि जो किया हुआ है उसको वापस लाना है तो अनडू करेंगे तो वापस आ जाएगा। अनडू के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड, अनडू के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड, अनडू के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ जेड, जेड की प्रेस करेंगे। लेकिन आप ये सामने देखें क्विक एक्सेस टूल बार में ये आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है अनडू सॉर्ट। तो आपने जो सॉर्ट किया था उसको नहीं करना था, तो वापसी लाने के लिए इस एरो पे क्लिक कर दें, तो नाम बिल्कुल वैसे ही आपके सामने हो गए। अच्छा, ये हमने अनडू क्यों किया? क्योंकि अब मुझे आपको सिखाना है सॉर्ट डिसेंडिंग। सॉर्ट डिसेंडिंग में आप देखेंगे कि जेड वाले नेम टॉप पे होंगे, फिर वाई, फिर एक्स, इस तरीके से आपकी जो उल्टी अब गिनती शुरू हो जाएगी। अब ये आपका सॉर्ट डिसेंडिंग फ्रॉम, यानी कि आप समझ लें कि फ्रॉम जेड टू ए वाली सॉर्टिंग जब आप करेंगे उसे नाम दिया जाएगा सॉर्ट डिसेंडिंग। तो आपने इन नामों को सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके आपने सॉर्ट डिसेंडिंग पे क्लिक किया, और ये कह रहे हैं, जरा देखो मैसेज बॉक्स खुला आपके सामने, सॉर्ट द सिलेक्शन सो दैट द हाईएस्ट वैल्यू आर एट टॉप ऑफ द कॉलम। तो जैसे इस पे क्लिक किया, नाउ यू कैन सी जेड अल्फाबेट वाले नाम उसके सबसे टॉप पे है, फिर इस तरीके से, और लास्ट में देखें बिल्कुल ए वाले नाम बिल्कुल लास्ट में। अच्छा, अब अगली चीज जो आपके माइंड में आनी चाहिए कि सर सॉर्ट क्या सिर्फ आपके अल्फाबेट्स पे अप्लाई होता है? अगला पॉइंट इसमें लिखते हैं, सॉर्टिंग कैन बी डन फॉर बोथ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। अल्फाबेट्स पे तो हमने सॉर्टिंग कर ली, अब जरा नंबर्स की बात करते हैं। तो ये मैं कुछ रैंडम नंबर लिख रहा हूँ, और ये नंबर लिखने के बाद हमने बोला कि यार इसको जरा सॉर्ट करके देखते हैं क्या ये सॉर्ट हो सकता है। तो जी ये मैंने अपने पास कुछ नंबर इस तरीके से लिखे और इनको सिलेक्ट किया, सॉर्ट असेंडिंग में गए फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो स्मॉल वाले नंबर ऊपर आ रहे हैं और लार्ज वाला बिल्कुल एंड में चला गया। कंट्रोल जेड किया तो वापसी वाली सिचुएशन पे आ गए, और अब मैंने इसको किया स्मॉलेस्ट फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि सॉर्ट डिसेंडिंग कर रहा हूँ। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो टॉप पे होगा और सबसे छोटा नंबर बिल्कुल आखिर में आ रहा होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली सॉर्ट द डाटा। तो यहां तक जो हमने बात की उसमें आप एक चीज समझें कि हमने अभी तक सीखा क्या। हमने सबसे पहले बात की कि एक्सेल में बुक होती है, बुक में शीट्स होती हैं, शीट में कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं, और ये कॉलम रोज में ये जो आपको नजर आ रहा है शीट के दरम्यान में ये सेल्स होते हैं, और जितनी भी लाइंस हैं ये ग्रिड लाइंस होती हैं। फिर इसके बाद हमने बात की कि कॉलम की विड्थ होती है दैट इज 8.43 और रो की हाइट होती है दैट इज 15, और ये दोनों पिक्सेल्स में होती हैं। और पिक्सेल्स का मतलब क्या होता है? PIXELS, पिक्सेल्स स्टैंड्स फॉर, ये इसका पूरा नाम है, पिक्सेल्स को कहा जाता है पिक्चर एलिमेंट। ये भी एग्जामिनर पूछते हैं आपसे एमसीक्यू में।
पिक्सल स्टैंड फॉर पिक्चर एलिमेंट, और ये ग्राफिकल टर्म है, जो लोग ग्राफिक्स का काम करते हैं वो समझते हैं पिक्सल। जैसे आप और मेरे पास मोबाइल फोन कैमरास जो होते हैं उसमें हम देखते हैं कितना मेगा पिक्सल्स है, तो पिक्सल्स एक्चुअली स्टैंड फॉर पिक्चर एलिमेंट्स। ये एक्चुअली पिक्चर क्वालिटी की बेस पे देखा जाता है कि आपकी क्वालिटी कैसी होगी। एनीवेज, तो हमने कॉलम की रो और हाइट की जिक्र किया, फिर हमने टोटल नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज देखे, फिर हमने टोटल नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज पे मूव करना सीखा कि कैसे हम देख सकते हैं कितने कॉलम है कितनी रोज है। कंट्रोल के साथ एरो कीज का यूज करते हुए हम शीट के एंड्स पे मूव करके टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज देख सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे बात की कि भाई कैसे नंबर्स लिखते हैं, कैसे अल्फाबेट्स लिखते हैं, कैसे मंथ्स नेम आते हैं, और हाउ एक्सेल एक्चुअली हमें एक आसानी देता है कि हम आसानी से अपने मंथ्स के नेम और डेज के नेम टाइप कर सकें, और इवन टाइप करने की जरूरत नहीं होती। कोई भी आप लाइक जून एक मंथ लिखा और उसको जैसे ड्रैग करेंगे तो रिमेनिंग लिस्ट चलना शुरू हो जाएगी। फ्राइडे को एक दिन लिखा और इसको ड्रैग किया तो रिमेनिंग डेज चलना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपके पास एक आसानी है एक्सेल यूज करते हुए। तो बच्चा आगे कुछ हम जिक्र करने जा रहे हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, और इस एक्टिविटी से हम मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे कुछ सीखेंगे। ये मेरे पास एक लिखा हुआ है क्रिएट बॉर्डर इन द ब्लू सेल्स। 3 एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3, और कह रहा है कि क्रिएट बॉर्डर्स इन द ब्लू सेल, यानी कि जो सेल दिए इनमें बॉर्डर बनाने हैं, टू मैच द पैटर्न इन द येलो सेल्स। येलो सेल में जिस तरह का पैटर्न है वही बॉर्डर हमने यहाँ पे बनाना है, वही तरीके से इसको बनाना है। यानी कि येलो बॉक्स को देखते हुए हमने ब्लू बॉक्स पे अप्लाई करना है। और ये कैसे अप्लाई करेंगे, एक्चुअली ये जो हमारी एक्टिविटी है ये बॉर्डर से पर्टेन करती है, क्योंकि हमने बात की ये जो एक्सेल में ये जो जितनी भी लाइंस हैं, दीज लाइंस आर एक्चुअली दी ग्रिड लाइंस, और ग्रिड लाइंस प्रिंट में नहीं आती। अच्छा मजे की बात देखो, आप व्यू टैब में गए, व्यू मेन्यू में गए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ग्रिड लाइंस का। तो कभी कभी ये लाइंस एक्सेल की शीट से गायब हो जाती हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। व्यू टैब में आएंगे, यहाँ पे ग्रिड लाइंस का ऑप्शन पे देखिए अभी टिक लगा हुआ है तो ये लाइंस नजर आ रही है। या अगर ये चेक मार्क हटा दूंगा तो ये शीट बिल्कुल ब्लैंक नजर आना शुरू हो जाएगी, लाइक अ नीट एंड क्लीन पेज। तो हम असल में एक्सेल को क्यों यूज करते हैं, एक्सेल को हम यूज करते हैं भाई डिफरेंट तरीके के, हम टाइम टेबल्स बनाने के लिए, शीट फॉर्मेट्स बनाने के लिए, मार्कशीट्स बनाने के लिए। तो ये सारी चीजों में आपके रोज एंड कॉलम्स और टेबल वाला काम होता है। तो टेबल वाला काम करने के लिए एक्सेल हमें आसानी देता है। वो आसानी हमें कैसे देता है, वो हमें ग्रिड लाइंस प्रोवाइड कर देता है, जिसमें आपके बॉक्सेस सेल्स रोज कॉलम्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। इसकी बेस में हम अपने सारे के सारे अपने जितने भी डाटा होता है उसको बना सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो कभी भी ये ग्रिड लाइंस चली जाए कोई बात नहीं, व्यू में जाकर ग्रिड लाइंस को एक्टिव कर दीजिएगा तो ये नजर आना शुरू हो जाएंगे। एनीवेज, एक्सरसाइज 1 देखते हैं। अब हमें एक्सरसाइज 1 में जिस तरह ये व्हाइट ये येलो बॉक्स का बॉर्डर आया है ना, राइट साइड पे बॉर्डर आया है, मुझे ब्लू बॉक्स पे देना है। अभी आप देख सकते हैं ये फिलहाल ब्लू बॉक्स जो है ना, ये अभी इस पे कोई बॉर्डर नहीं दिया हुआ। तो ब्लू बॉक्स पे कैसे बॉर्डर दिया जा सकता है, कीप रिमेंबर, एक्सेल में जहां कभी भी कुछ भी अप्लाई करना होता है पहले इसको क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पे क्लिक किया, ये होम टैब में ये आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है बॉर्डर्स का, ये ऑप्शन आ रहा है बॉर्डर्स का। कहाँ पे गए हम, अगर आप कहीं और क्लिक किया हुआ है तो आप वापसी होम टैब में आ जाए, और होम टैब में आके ये एक बॉर्डर्स का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है। कीप रिमेंबर, इसके साथ एक छोटा सा बटन नजर आ रहा है, आपने इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है, और आप आ जाएंगे बिल्कुल मोर बॉर्डर्स के ऑप्शन में। आप ये इन सबको फिलहाल इग्नोर करो, आप आ जाओ मोर बॉर्डर्स के ऑप्शन में। आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी। अब आप देखें, ये जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, आप समझ लें ये एरिया आपके सामने है, ये एरिया आपके सामने जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अब अगर येलो को देखें, येलो के लेफ्ट हैंड का सिर्फ एक ही बॉर्डर है, तो आप यहाँ से लाइन थोड़ी सी सिलेक्ट करें। अभी ये वाली लाइन सिलेक्टेड है, और फिलहाल मैंने ये थोड़ी सी इससे थिक लाइन सेलेक्ट की, और यहाँ से हम बॉर्डर एक्टिव डीएक्टिव कर सकते हैं। लाइक राइट साइड का यहाँ से होगा, टॉप का यहाँ से होगा, बॉटम का यहाँ से होगा, हमें लेफ्ट का चाहिए तो यहाँ से एक्टिव डीएक्टिव कर सकते हैं। मैंने एक्टिव कर दिया और ओके कर दिया, देखो हमारा ब्लू लाइन का बिल्कुल वैसा बॉर्डर आ गया ब्लू बॉक्स का। बात करते हैं सेकंड की, एक्सरसाइज 1 में सेकंड, इस पे क्लिक किया, अगेन जहां पे चेंजिंग करनी हो वहां पे क्लिक करो, बॉर्डर्स में जाओ, मोर बॉर्डर्स के ऑप्शन में चले जाओ। अब ये आपके सामने वही बॉक्स है जो आपने सेलेक्ट किया। अब पहली बात ये कि मुझे थोड़ी सी थिक लाइन सेलेक्ट करनी, फिलहाल ये सिलेक्टेड है, मैं थोड़ी सी थिक लाइन लूंगा। फिर मुझे दो बॉर्डर देने, एक लेफ्ट हैंड का और एक बॉटम का। तो देखो एल शेप में बॉर्डर था, यहाँ पे एल शेप में बॉर्डर था, तो यहाँ भी एल शेप का बॉर्डर आएगा। लेकिन आप देखो एक फर्क,
अभी फिलहाल ये जो बॉर्डर नजर आ रहा है येलो पे, ये है रेड कलर का, बट हमारे यहाँ पे है ब्लैक कलर का। तो बॉर्डर का कलर कैसे सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ से जाएंगे कलर्स में जाके ऑटोमेटिक की बजाय आप यहाँ से रेड कलर सिलेक्ट करेंगे और अगेन उसी बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे लेफ्ट हैंड पे और ये बॉटम पे और ओके करेंगे तो बिल्कुल वैसा बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब मुझे यहाँ पे थर्ड बॉर्डर बनाना है, ये एन शेप का। अच्छा देखिए एक और चीज, ये फाइल भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये सॉफ्ट कॉपी में आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप अपनी प्रैक्टिस इस पे कर सके, क्योंकि हमारी बिल्कुल बेसिक बातें चल रही है एक्सेल की। आगे बहुत सारे असाइनमेंट्स में एक्सेल के यूज करेंगे, एक्सेल यूज करेंगे तो वहां पे बॉर्डर शेडिंग भी देनी पड़ती है, तो बॉर्डर्स किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं तो हम वो सीख रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होते साथ ही हमें एक्सेल में किसी भी तरीके के बॉर्डर देने पड़े तो हम उसकी अंडरस्टैंडिंग ले चुके होंगे। अब मुझे ये एन शेप का बॉर्डर देना है, तो मैंने बॉक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं बॉर्डर्स में गया, ड्रॉप डाउन मेन्यू में मोर बॉर्डर्स के ऑप्शन में आ गया। अब देखो कलर है ग्रीन, तो सबसे पहले आप ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लो। अब इसके बाद वो शेड चेंज हो सकता है ग्रीन का, लेकिन ये है ग्रीन कलर ही, राइट? या आप ये वाला ग्रीन सेलेक्ट कर लें। अब आप देखें मुझे थोड़ी सी थिक लाइन सेलेक्ट करनी है तो मैंने थिक लाइन सेलेक्ट की, और मुझे एन शेप में बॉर्डर देना है तो पहले मैंने लेफ्ट बॉर्डर दिया, फिर मैंने ये डायगोनल बॉर्डर दिया और फिर ये मैंने राइट बॉर्डर दिया और ओके किया। तो ये बिल्कुल वैसे ही कलर बॉर्डर तो आ गया लेकिन कलर में फर्क है। तो अगेन मैं यहाँ बॉर्डर एंड शेडिंग में गया एंड आई ट्राई टू चूज दिस सेम कलर। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा अगर डार्क कर दूं और इस तरीके से अपना कलर अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो कुछ मोर और लेस ऐसा कलर बनेगा आपका। और इसको थोड़ा सा यहाँ से हम कलर स्कीमिंग को डार्क कर देते हैं और ओके किया। अगेन मैं इन कलर्स को एक्टिव कर दूंगा, यहाँ से डायगोनल बॉर्डर और यहाँ से ये राइट साइड का बॉर्डर ओके किया। तो देखिए हम मोर और लेस कुछ वैसा ही बॉर्डर, थोड़ी विड्थ बढ़ाएंगे तो और मैच हो जाएगा, तो इस तरीके से हम बॉर्डर एक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब देखो इस बॉक्स के ऊपर डबल लाइन का बॉर्डर है, साइड साथ में आपका डैश लाइन का बॉर्डर है। अगेन इस बॉक्स को सिलेक्ट करें, यहाँ से आ जाएं बॉर्डर्स के ऑप्शन में मोर बॉर्डर्स। मोर बॉर्डर्स में गए तो पहले डबल लाइन सेलेक्ट करके टॉप बॉर्डर एक्टिव कर दें और फिर ये डैश लाइन लेकर आप इसके राइट का, आप इसके बॉटम का, आप इसके राइट लेफ्ट एंड बॉटम पे ये वाला बॉर्डर दे दें। देन उसके बाद ये चारों तरफ का बॉर्डर है और ब्लू कलर का है। मैंने इस बॉक्स को क्लिक किया, यहाँ पे गए और मोर बॉर्डर्स में चले गए। सबसे पहले आई सिलेक्टेड दी कलर और कलर सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसका टॉप, सॉरी ये लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, थिक लाइन, टॉप बॉर्डर दिया, राइट लेफ्ट एंड बॉटम। तो ये देखिए बॉर्डर आ गया। आप कलर स्कीम मजीद चेंज कर सकते हैं, इसको आपने ढूंढना है, आपने बैठ के खेलते रहना है इसके साथ, आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपनी मर्जी के कलर भी बना सकते हैं। यहाँ से मोर कलर में गए, अगर आपको एग्जैक्ट ब्लू चाहिए तो आप देखिए कैसा ब्लू वहां पे दिया हुआ है, आप इसको कलर स्कीम को मूव करके यहाँ से अपनी मर्जी का अपना डिजायर्ड कलर भी ले सकते हैं और ओके किया। अब मैं यहाँ पे दोबारा बॉर्डर्स को एक्टिव करूंगा एक दफा कलर चेंज करने के बाद, ताकि बिल्कुल वैसे बॉर्डर्स वहां पे मेन शीट पे शो हो जाए। और अभी देखिए ये बॉर्डर कैसे दिया गया, ये तो डबल लाइन का और डायगोनल शेप में। तो डबल लाइन डायगोनल शेप में जाने के लिए मैंने अगेन बॉर्डर्स के ऑप्शन में गया, मोर बॉर्डर्स में क्लिक किया, यहाँ से सबसे पहले डबल लाइन सेलेक्ट की, ये राइट साइड से डायगोनल क्रिएट किया, लेफ्ट साइड से और ये राइट साइड से डायगोनल क्रिएट किया और ओके किया, तो ये बिल्कुल वैसा शो हो रहा है यहाँ पे। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स बॉर्डर्स की बात कर लूँ तो दीज आर नॉट कॉम्प्लेक्स। अगर ये बॉर्डर की बात कर लूँ एक्सरसाइज 3 में डायरेक्टली मैं मूव कर गया, तो मैं इस बॉक्स पे क्लिक करके मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया और मैंने इसका बॉर्डर अप्लाई करना शुरू किया। मोर बॉर्डर्स में गए और थोड़ी सी थिक लाइन, सॉरी डबल लाइन सेलेक्ट करके मैंने इसका लेफ्ट हैंड का बॉर्डर एक्टिव किया और बॉटम बॉर्डर एक्टिव किया। एल शेप बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो गया। डन। अगर आप देखें कि ये शेप किस तरीके से बनी हुई है, सबसे पहले मैंने इस बॉक्स पे क्लिक किया, इसके मैं मोर बॉर्डर्स के ऑप्शन में गया और यहाँ से मैंने टॉप बॉर्डर दिया और राइट साइड का बॉर्डर दिया, तो ये बन गया फिलहाल। फिर अगले सेल पे क्लिक किया, यहाँ भी टॉप और राइट दूंगा तो सेम अप्लाई हो जाएगा। तो अगले बॉक्स में क्लिक करके मैंने टॉप बॉर्डर सेलेक्ट किया और राइट सेलेक्ट किया, तो ये फिर यहाँ पे आ गया। और इस सेल में क्लिक करके मैं सिर्फ टॉप बॉर्डर एक्टिव करूंगा तो बिल्कुल शेप मैच हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आके टॉप बॉर्डर को एक्टिव किया, डबल लाइन सेलेक्ट की, टॉप बॉर्डर एक्टिव किया, ओके किया, तो देखिए इस तरीके से ये बन गया। इसी तरीके से आप ये सारे बना सकते हैं, दीज आर नॉट डिफिकल्ट एक्चुअली।
तो ये जो आपने अभी तक हमने जो डिस्कशन की, तो काइंडली इसको अपने पास नोट्स फॉर्म में कॉपी भी कर लीजिएगा। ये अभी तक जो हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। तो काइंडली मैं यहाँ पे बोलता भी जा रहा हूँ, आप लिखते भी जाएं और इसको कॉपी भी करते जाएं अपने पास, कि एक्सेल में मेनली एक्सेल के यूजेस क्या है, एक्सेल को क्यों यूज किया जाता है। पहला यूज इसमें लिखा हुआ है कि प्रिपेयरिंग शीट फॉर्मेट्स लाइक टाइम टेबल्स, रिपोर्ट्स एंड मार्कशीट्स। दूसरा लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटिंग डेटा इनटू चार्ट्स एंड ग्राफ्स। और इसके अलावा थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि यूजिंग फार्मूलाज एंड फंक्शन। तो फंक्शंस का मतलब ही फार्मूलाज होता है, ये दोनों एक ही बात है जी। एक्सेल में फार्मूलाज को फंक्शंस कहा जाता है। ये एक्सेल के मेन यूजेस हैं कि हम एक्सेल को, एक बंदा एक्सेल को क्यों यूज कर रहा होगा, इन वजहों से यूज कर रहा होगा। अगर हम अगली बात करें तो आगे हमारे पास लिखा हुआ है कि एक्सेल में ये जो स्क्रीन लेआउट है, कि जैसे एक्सेल हमारे सामने ओपन होगा तो स्क्रीन लेआउट में क्या क्या चीजें होंगी। स्क्रीन लेआउट में आपके पास सबसे पहले टाइटल बार है, फिर टैब्स है, फिर नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार एक साथ दिए होते हैं। ये शीट टैब्स क्या चीज है, तो शीट टैब्स में अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये स्टेटस बार क्या चीज है ये भी मैं बता देता हूँ। और जो टास्क बार है ये क्या चीज है ये भी मैं बता देता हूँ। बहरहाल ये स्क्रीन लेआउट में ये शुरू के 6 चीजें अपने पास जल्दी से कॉपी करें। अगर हम मजीद बात करें तो नंबर 7 पॉइंट हमारे पास, 6 के बाद नंबर 7 पॉइंट, एक्सेल में बुक, बुक में शीट्स, शीट में रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। और रोज की हेडिंग लेफ्ट साइड पे होती है जो कि नंबर्स में नजर आती है, और टोटल नंबर्स कितने होते हैं, 10,48,576। कंट्रोल के साथ अप एंड डाउन एरो की यूज करते हुए हम टोटल नंबर ऑफ रोज देख सकते हैं विच आर अवेलेबल इन अ सिंगल शीट। और इसके बाद रोज की जो डायरेक्शन होती है ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन होती है, और ये एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट सेम थिंग्स अबाउट कॉलम्स, तो कॉलम्स की हेडिंग आपको जो टॉप पे नजर आती है एक्सेल में और अल्फाबेट्स में होती है। टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं, ए से लेकर एक्स एफ डी तक। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ राइट एंड लेफ्ट एरो की यूज करते हुए। और कॉलम की डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन होती है, वर्टिकल डायरेक्शन जो स्ट्रेट डायरेक्शन होती है, और ये वाई एक्सिस भी कहा जा सकता है। और कॉलम की हेडिंग कैन बी चेंज टू नंबर्स, और नंबर्स में किस तरीके से कॉलम की हेडिंग को हम ला सकते हैं। अगर आप ऑफिस बटन या फाइल में क्लिक करें, एक्सेल ऑप्शंस में जाएं, वहां पे एक हेडिंग होगी फार्मूलाज की, तो फार्मूलाज में जाके R1C1 रेफरेंस स्टाइल यूज करते हुए हम कॉलम की हेडिंग को नंबर्स में भी ला सकते हैं। और जब आप नंबर्स में लेकर जाएंगे, और जब आप कॉलम की हेडिंग को नंबर्स में लेकर जाएंगे तो आपको टोटल नंबर्स कितने नजर आएंगे कॉलम के, 1 से लेकर 16,384 टोटल नंबर्स होते हैं पूरे कॉलम्स इन अ सिंगल शीट। ये एक्सेल जब आप ये आईटी का पेपर, AFC4 का पेपर एग्जाम दे रहे होंगे तो आप ड्यूरिंग एग्जाम टाइम अपने पास MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, तीनों तरह के सॉफ्टवेयर खोल के यूज करके अप्लाई कर सकते हैं। अब फर्ज करें एक फॉर्मूला दिया हुआ एग्जामिनर ने सवाल में, वो फार्मूला का रिजल्ट क्या होगा, आप उसी फार्मूला वही वैल्यूज एक्सेल खोलेंगे, ड्यूरिंग एग्जाम आप एक्सेल खोल के उन्हीं वैल्यूज को वहां पे पुट करेंगे, पुट करके फॉर्मूला लगा के आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपको ऑप्शंस में मिलेगी। तो इसका मतलब ये कि ये तीनों सॉफ्टवेयर वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये ड्यूरिंग एग्जाम टाइम आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, आपको अलाउड है, आप इन सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं और ओपन करके अपने क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो भाई इस आईटी के पेपर को पास करने के लिए जरूरी है कि हमें ये तीनों तरह के सॉफ्टवेयर इफेक्टिवली चलाने आते हों। हम इसको रट्टा लगा के याद करके इस पेपर को कभी भी पास नहीं कर सकते। एनीवेज, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, स्मॉल बॉक्सेस इन शीट और सेल्स। लाइंस जो होती है एक्सेल में उनको नाम दिया जाता है ग्रिड लाइंस का, ग्रिड लाइंस प्रिंट में नहीं आती। इनको प्रिंट में लाने के लिए बॉर्डर दिया जाता है सिलेक्टेड एरिया को। और जैसे अभी हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने डिफरेंट तरह के बॉर्डर्स अपने शीट पे अप्लाई किए थे, और हमने डिफरेंट बॉर्डर्स क्रिएट करना सीखे थे। और उसके बाद एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो एक्सेल में जो भी फॉर्मूला जब कभी हम लगाएंगे तो हर फॉर्मूला एक्सेल में स्टार्ट होता है विद इक्वल साइन। तो इक्वल साइन के बगैर कभी भी कोई एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट नहीं हो सकता। और एक्सेल में कोई भी पूरा कॉलम सेलेक्ट करने का के लिए हम क्लिक करेंगे कॉलम हेडिंग के ऊपर। एक्सेल में पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए हम क्लिक करेंगे रो हेडिंग के ऊपर। ये सारा काम हम प्रैक्टिकली कर चुके हैं।
इस लेक्चर में हमने ये सारी बातें सीखी हैं और इनको अप्लाई करके देखा, परफॉर्म करके देखा, लेकिन जो हम अपने पास कुछ पॉइंट्स भी नोट करते जाएंगे, तो ये भी आप होपफुली साथ में कॉपी कर रहे होंगे सारी चीजें। अभी जो हमने 2-3 ऊपर ऑप्शन लिखे कि ये शीट टैब क्या होता है और ये टास्क बार क्या है और स्टेटस बार क्या है। तो भाई ये पूरी एक एक्सेल की शीट में जहाँ ये शीट्स के नाम लिखे हुए लाइक इंट्रोडक्शन, बॉर्डर्स, यूटिलिटी बिल्स, शीट 1, 2 एंड 3, जहाँ जहाँ ये शीट के नाम लिखे हुए इस जगह को नाम दिया जाता है शीट टैब का। इसको क्या नाम दिया जाता है जी? शीट टैब का। इसके बाद आपको एक बार नजर आ रही है रेडी, और ये इस रेडी में आगे देख रहे हैं आपके ये जूम इन और जूम आउट के ऑप्शन है। इस पूरी बार को नाम दिया जाता है स्टेटस बार का। तो बाकी सारा तो हमने डिस्कस कर लिया था लाइक टाइटल बार, टैब्स या मेन्यूज, ऑफिस बटन या फाइल, और इनके टैब्स के अंदर ये सारे ऑप्शंस, फिर ये फार्मूला बार, फिर ये नेम बॉक्स, ये सारी चीजें डिस्कस करने के साथ साथ हमने कुछ पॉइंट लिखा है जहाँ पे शीट टैब्स लिखा है, शीट टैब जहाँ पे शीट के नाम आ रहे हो, और उसके बाद एक रेडी लिखा होता है। इस पूरी बार को नाम दिया जाता है स्टेटस बार का। और जो बिल्कुल लास्ट में हमारे कंप्यूटर में नजर आ रही होती है, जहाँ पे ये आपका विंडो बटन होता है और ये पूरे जो जो चीजें आपने खोली होती नीचे नजर आ रही होती हैं, इसको नाम दिया जाता है टास्क बार का। इसको क्या नाम दिया जाता है जी? बिल्कुल लास्ट में टास्क बार का। ये एक्सेल का पार्ट नहीं होती, लेकिन हमें पता होना चाहिए टास्क बार हमेशा कंप्यूटर में, हमेशा हमारे लैपटॉप में हमें बिल्कुल बॉटम पे नजर आती है, दैट इज टर्म्ड एज टास्क बार। लेट्स से ये शीट 2 है हमारे पास और ये शीट 3 है। मैं चाह रहा हूं कि जैसे फ्राइडे के दिन अगर हम कोई काम करें तो इस शीट में करें। सिंपली आई वांट टू रीनेम दिस शीट 2 एज फ्राइडे। मैं इस शीट 2 का नाम फ्राइडे रखना चाहता हूं, तो इस पर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करके मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है रीनेम का। रीनेम वो जैसे हाईलाइट हो जाएगा, देन यू कैन सिंपली टाइप फ्राइडे। शीट 3 का नाम रखना चाह रहे हैं आप सैटरडे, तो आप शीट 3 के टैब के ऊपर, शीट टैब के ऊपर राइट क्लिक करें और रीनेम का ऑप्शन आएगा, यू कैन सिंपली रीनेम दी शीट 3। शीट 1 को आप चाह रहे हैं मंडे, तो राइट क्लिक करें, रीनेम करें और एक ऑप्शन आएगा मंडे। अब आप आगे जरा सुने। आप चाह रहे हैं कि जो सैटरडे वाली शीट है ना, इस शीट टैब का कलर जैसे यहाँ पे ग्रीन है, ब्लू है, आप चाह रहे हैं सैटरडे वाली शीट का कलर रेड हो जाए, तो आप सैटरडे वाली शीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, टैब कलर में जाएंगे, तो ये शीट टैब कलर है, आप रेड सेलेक्ट कर लें। रेड फौरन से पूरा शो नहीं होगा, जैसे आप किसी और शीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सैटरडे वाली शीट रेड नजर आना शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने मंडे पे क्लिक किया हुआ तो सैटरडे वाली शीट रेड है। नाउ आई वांट के मंडे को ब्लू कलर आ जाए, तो मंडे वाली शीट पे राइट क्लिक करें, टैब कलर में जाएं और यहाँ से ब्लू सेलेक्ट कर लें। आप जैसे किसी और शीट पे मूव करेंगे तो उस शीट का कलर चेंज हो जाएगा। उस शीट का कलर नहीं, इफेक्टिवली उस शीट टैब का कलर चेंज हो जाएगा। तो एग्जामिनर ये भी पूछता है हाउ वी कैन वी चेंज द शीट टैब कलर? आंसर इज यस। हाउ वी कैन चेंज? सिंपली राइट क्लिक ऑन द शीट टैब एंड देन सेलेक्ट कलर, तो कलर उस वो कलर आपके सामने शो हो जाएगा। अच्छा जी, कैन वी रीनेम शीट? यस वी कैन रीनेम। हाउ वी कैन रीनेम अ शीट? जस्ट राइट क्लिक ऑन द शीट टैब एंड यहाँ से रीनेम का ऑप्शन कर लें। अच्छा, अगली चीज, ये शीट डिलीट भी हो सकती है। राइट क्लिक किया, ये फ्राइडे वाली शीट डिलीट, तो आपसे ये डिलीट हो गई। सैटरडे वाली शीट डिलीट किया, डिलीट हो गई। अब अगर और करना, मैंने 2 शीट्स डिलीट की, वो डायरेक्ट डिलीट हो गई। मंडे वाली शीट में डिलीट करने जाऊंगा तो पहले आपसे ऑप्शन पूछेगा। क्या ऑप्शन पूछ रहा है? डाटा में एग्जिस्ट इन द शीट सिलेक्टेड फॉर डिलीशन, टू परमानेंटली डिलीट द डाटा प्रेस डिलीट। यानी कि ऑप्शन हमसे क्यों पूछ रहा है, और एक ऐसी शीट जिसपे हमने किसी को, लाइक मैं 2-3 शीट्स यहाँ से इंसर्ट कर ली, मैंने इसको डिलीट किया, डायरेक्टली डिलीट हो गई क्योंकि ये ब्लैंक थी। ये शीट 1 भी आपके सामने ब्लैंक है, जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा डिलीट, तो डायरेक्टली डिलीट हो गई। जिस शीट में जब कभी कोई डाटा लिखा हो, आप उसको राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे तो पहले आपसे पूछेगा कि आप वाकई इसको डिलीट करना चाह रहे हैं। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि इसमें कोई डाटा लिखा हुआ है आपके सामने, तो इसलिए आपसे कंफर्मेशन चाह रहा है। हमने कहा नहीं भाई, ये डिलीट नहीं करना, सही है। और हमने आज के डेट में और भी बात की कि सॉर्टिंग किससे कहा जाता है? डाटा को अरेंज करना। डाटा को अरेंज करना, जैसे ये नाम लिख के हमें A to Z, Z टू अरेंज किया जा सकता है, अल्फाबेट्स को भी, और 100 to 1, 1 to 100 सॉर्ट किया जा सकता है, नंबर्स को भी। तो A to Z और 1 to 100 सॉर्ट करना इज सॉर्ट असेंडिंग, और Z to A या 100 to 1 सॉर्ट करना, उल्टी तरतीब देना, इज कॉल्ड सॉर्ट डिसेंडिंग। और ये ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल होता है? होम टैब में जाकर ये सॉर्ट एंड फिल्टर में ये 2 ऑप्शन मौजूद होते हैं आपके पास।
फिर हमने कहा सॉर्टिंग कैन बी डन फॉर बोथ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। और फिर हमने एक और बात भी की थी कि जो एक्सेल की शीट में कॉलम्स एंड रोज नजर आते हैं, उनमें जो चीजें होती हैं, उनकी जो रोज एंड कॉलम्स की विड्थ होती है, लाइक कॉलम की विड्थ इज 8.43 और रो की हाइट इज 15 पिक्सेल्स। तो ये दोनों चीजें पिक्सेल्स में होती हैं और ये पिक्सेल्स आर पिक्चर एलिमेंट। ये चीजें यहाँ पे भी हमने अपने पास लिखी हुई थी कि भाई कॉलम की जो रो की हाइट है दैट इज 15 पिक्सल और कॉलम की जो विड्थ है ये 8.43 पिक्सल। तो पिक्सेल्स के बारे में लिखा था, दीज पिक्सेल्स आर एक्चुअली द पिक्चर एलिमेंट्स, राइट।